एक बार फिर से आपको स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर आपको बताते हैं जो कि असम से आ रही है। आरएसएस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष का विवादित बयान सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की और उन्होंने ये कहा कि जहरीले सांप को मारने के लिए अगर नमाज छोड़नी तक पड़ जाए तो छोड़ देना। तो आपको बता दें कि जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से की गई है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको सुनवाते हैं। मैं सुना कि आप यहाँ पर बहुत से मुसलमान और हिंदू भाई भी बैठे हैं। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। मैं सुना कि आप यहाँ पर बहुत से मुसलमान और हिंदू भाई भी बैठे हैं। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। तो असम के संग्राम में इस वक्त जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से विवादित बयान आरएसएस को लेकर दिया गया है, जो कि हमने आपको सुनाया भी, जहाँ पर उन्होंने जहरीले सांप से तुलना कर दी। तो ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसे में आपके सामने से सांप गुजर कर जाता है तो नमाज तोड़कर सांप को मारा जाए, ये बात कुरान में लिखी गई है। तो ऐसे में आपको अपनी नमाज तोड़कर बीजेपी और आरएसएस को खत्म करना है, क्योंकि उनकी तुलना उन्होंने सांप से कर दी है। और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के इस स्टेटमेंट पर बीजेपी ने भी जोरदार हमला बोला और ये कहा कि कांग्रेस की राजनीति ही जहरीली हो गई है। तो ऐसे में बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति ही जहरीली है, कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है, ये उन्होंने कहा। तो लगातार प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से भी आती हुई बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसको लेकर के जबरदस्त हमला बोला है, सुनिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने और मरने की बात कर रहे हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति जहरीली राजनीति है। ये वही राजनीति है जो मौत का सौदागर वाली राजनीति थी और इसी के कारण कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्ष में बैठ रही है। इससे ये भी साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी की मंशा एक अर्बन नक्सली की है। वो अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास कर रही है। पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों की एक ही मंशा है, राष्ट्रवादियों का विरोध करना और राष्ट्रवादियों के खिलाफ हिंसा भड़काना। इसीलिए देश की जनता कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी पार्टी कहती है। और चलिए बात करते हैं चुनावी राज्य असम की, जहां पर अब चुनाव प्रचार खत्म होगा और 2 दिन के बाद में मतदान किया जाएगा। लेकिन इस दौरान सियासी आरोप प्रत्यारोप बेहद तेज है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की लड़ाई अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। आप देखिए रिपोर्ट। असम में मतदान के पहले पवन खेड़ा के वार और हिमंत बिस्वा शर्मा के पलटवार से जबरदस्त सियासी उबाल आ गया है। अपनी पत्नी के ऊपर लगे 3 पासपोर्ट रखने और यूएई में कंपनी बनाने के आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा ने संभाला मोर्चा और दस्तावेजों को फर्जी बताते हुए पवन खेड़ा को जेल भेजने की धमकी दी। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा।
थोड़ा दिन इंतजार। हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ ही उनकी पत्नी रेणुका भुइया शर्मा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। गौरव गोगोई को जवाब देते हुए रेणुका भुइया शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अब आपकी बारी। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी पत्नी का पाकिस्तान में कोई बैंक खाता है या कभी रहा है, और क्या आप वो सारी जानकारी सार्वजनिक करेंगे? ये भी दिलचस्प है कि कैसे 24 घंटों के अंदर ही आप मिस्र के पासपोर्ट पर गोल्डन वीजा होने के अपने दावे से पीछे हटकर अब भारतीय पासपोर्ट की बात करने लगे हैं। असम चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री नई नहीं है। खुद सीएम हिमंता ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप लगाया था। उधर सूत्रों के मुताबिक भारत में इजिप्ट की एम्बेसी ने भी पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए इजिप्ट वाले पासपोर्ट को फर्जी बता दिया है। इससे पवन खेड़ा और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज करवा चुके हैं। हिमंता ने यह भी कहा कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि पवन खेड़ा अपनी हरकत के लिए जिंदगी के आखिरी पल असम की जेल में ही बिताएंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक अंतिम सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी नहीं हुई है। और आपको बताते चले कि इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी अहम दिशा निर्देश दिए हैं। मालदा बवाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजेआई की तरफ से बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। आप देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसे दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी हाल में आज ही अंतिम सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश चुनाव आयोग को दिया है। कोर्ट ने कहा कि पहले चरण की 152 सीटों के लिए अंतिम पूरक सूची आज हर हाल में प्रकाशित की जाए, चाहे सभी सत्यापित आपत्तियों पर डिजिटल हस्ताक्षर ना हुए हों। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दोबारा लॉगिन एक्सेस दिया जाएगा और इसके लिए पोर्टल आज भी खुला रहेगा। बंगाल में एसआईआर खत्म होने के बाद जब वोटर लिस्ट छपी तो उसमें 60,06,000 वोटर के नाम विचाराधीन कोटे में थे, जिसका लगभग 700 न्यायिक अधिकारियों ने निपटारा किया। इन सब के बीच सोमवार को सीजेआई ने मालदा के मामले में बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कह दिया कि इस घटना में प्रशासनिक गरिमा को ताक पर रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मालदा में हुई घटना से जुड़े सभी केस एनआईए को ट्रांसफर करने का आदेश दिया और बंगाल पुलिस को केस से जुड़े सभी दस्तावेज तुरंत एनआईए को सौंपने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मालदा की घटना को प्री प्लान्ड और मोटिवेटेड बताया और आदेश दिया कि इस केस में बंगाल पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उन सभी से एनआईए को पूछताछ करने दी जाए, भले ही वो न्यायिक हिरासत में क्यों न भेजे गए हों। सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि बंगाल में ब्यूरोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है और सेक्रेटरीट और दूसरे सरकारी दफ्तरों में राजनीतिक दखल बढ़ता जा रहा है। कोर्ट ने फोन नहीं उठाने के लिए चीफ सेक्रेटरी से कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से माफी मांगने को कहा और कहा कि यह जिला प्रशासन की नाकामी को दिखाता है। और खबर यूपी के बरेली से आई है, जहां पर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए अवैध लाउड स्पीकर्स पर एक्शन लिया है। आप देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान पूरे जिले में चलाया गया। इस दौरान सार्वजनिक और धर्म स्थलों पर अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर को उतरवाया गया। कई जगह लाउड स्पीकर की आवाज मानक के मुताबिक कम करवाई गई। अभियान के तहत कुल 892 जगहों पर चेकिंग की गई। 95 लाउड स्पीकर नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, जिन्हें सीज किया गया। 153 लाउड स्पीकरों की आवाज निर्धारित मानकों के अनुसार कम कराई गई। कई जगह लोग खुद लाउड स्पीकर उतारते नजर आए। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के द्वारा माह के प्रत्येक शनिवार को लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र के विरुद्ध, जो कि मानक से ज़्यादा तेज तीव्रता से बजाए जाते हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अनुक्रम में दिनांक 4 अप्रैल 2026 को जनपद बरेली में कुल 892 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी द्वारा 98 स्थानों तथा थाना प्रभारियों द्वारा 389 स्थानों पर चेकिंग की गई। इस चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर कुल 193 ध्वनि विस्तारक यंत्रों लाउड स्पीकर की आवाज मानक के अनुरूप कराई गई।
तथा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर कुल 95 ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतरवाया गया तथा उसको सीज किया गया है। यह अभियान प्रत्येक शनिवार को जारी रहेगा। किस तरह की कोई शिकायत आई है कि क्या मानक को लेकर निर्धारित किया गया? देखिए, अगर कहीं शिकायत आई है तो वहां तत्काल उसको एड्रेस किया जाता है। ये रूटीन अभियान है जो शनिवार को हमारे पूरे जनपद पुलिस के द्वारा अभियान स्वरूप सुबह 5 बजे से 7 बजे तक संचालित होता है। यूपी में पहले भी अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ एक्शन होता रहा है। पुलिस का कहना है कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि ध्वनि प्रदूषण पर कंट्रोल रखा जा सके, जिससे